चैनल पर दी गई सभी वीडियो, कहानी या उपन्यास काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन के व्यक्ति, स्थान या घटनाओं से कोई संबंध नहीं रखती। यह सभी विचार, पात्र और घटनाएं पूरी तरह से लेखक की कल्पना से उत्पन्न हुई है। अगर किसी व्यक्ति या घटना से मिलती-जुलती कोई चीज दिखाई दे तो वह केवल संयोग हो सकता है। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इसे वास्तविकता से न जोड़ें। इस चैनल पर दी गई सामग्री को देखने और समझने के लिए धन्यवाद। सभी वीडियो के लिए कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 41। याओ किंग ने मना नहीं किया। हालांकि वह शेन परिवार का गुर्गा था, लेकिन उसने हमेशा शेन परिवार को नीची नजर से देखा था। इसलिए याओ किंग ने सत्यम को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। याओ किंग ने कहा, शेन परिवार की आय का मुख्य स्रोत स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद है, लेकिन आजकल अमीर लोग कमोबेश रियल एस्टेट उद्योग में कुछ हद तक शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद? सत्यम ने अपनी भौहें उठाईं और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। क्या यह उसके लिए उचित नहीं था? सत्यम की कोई भी गोली शेन परिवार को दिवालिया बना सकती थी। मिस्टर किन, आप यान परिवार से इस मामले में मदद क्यों नहीं लेते? याओ किंग ने कुछ हैरानी से पूछा। यान परिवार एक झटके में शेन परिवार को दिवालिया बना सकता है। सत्यम ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, आप हर चीज के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आपके पास क्षमता है, तभी आप दूसरे लोगों का सम्मान जीत सकते हैं। यदि वह हर चीज के लिए यान रुक्सू पर निर्भर था, तो सत्यम को यान परिवार के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखने का क्या अधिकार था? 3 साल तक सुपरिवार में रहने के बाद सत्यम को यह स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वे समान रूप से मेल नहीं खाते, तो उसके पास कोई सम्मान नहीं होगा। एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस समय सत्यम ने बात जारी रखी। आपने अपनी योग्यता किससे सीखी? सत्यम ने पूछा। याओ किंग की ताकत का स्तर सबसे मजबूत था जो सत्यम ने कभी देखा था। यहां तक कि सत्यम, जो कि क्यूई शोधन चरण के दूसरे स्तर पर था, भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। याओ किंग एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराया और कहा, मैंने दक्षिण पूर्व संप्रदाय के तहत अध्ययन किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं बहुत कमजोर था, इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया गया। बहुत कमजोर? सत्यम कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। याओ किंग को वास्तव में संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें कमजोर माना गया था। फिर दक्षिण पूर्व संप्रदाय कितना मजबूत था? याओ किंग ने आगे बताया, दक्षिण पूर्व संप्रदाय भी आंतरिक शक्ति का प्रशिक्षण देता है, और मेरा स्तर अधिकतम आंतरिक शक्ति के 8वें चरण पर है। दक्षिण पूर्व संप्रदाय के लिए आंतरिक शक्ति के गुरु स्तर से नीचे वाले लोग योग्य नहीं है। याओ किंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक खेदजनक थी। इससे तुरंत सत्यम की रुचि जागृत हो गई। बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि दक्षिण पूर्व संप्रदाय में एक आंतरिक शक्ति गुरु को केवल एक नौसिखिया ही माना जा सकता है। उनके ऊपर आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर और यहां तक कि मार्शल ग्रैंड मास्टर भी थे। जो लोग पर्याप्त रूप से मजबूत थे, वे या तो किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व जमा लेते थे या किसी उच्च स्तरीय कुलीन परिवार में चले जाते थे। वास्तव में मिस यान को इसके बारे में अधिक जानना चाहिए, याओ किंग ने कहा। इससे सत्यम को संकट का एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, सत्यम ने मन ही मन सोचा। अगले दिन शेन परिवार ने जियांगचेंग में एक महत्वपूर्ण खबर जारी की। जिन व्यापारियों का सत्यम के साथ लेन देन था, वे सभी शेन परिवार के दुश्मन थे। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, भारी हंगामा मच गया। एक ही दिन में दर्जनों लोग शेन परिवार से मिलने गए। इनमें से ज्यादातर लोग जियांगचेंग के स्थानीय व्यापारी थे। वे सभी इस मौके का फायदा उठाकर शेन परिवार को खुश करना चाहते थे। सत्यम को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह शुरू में ज्यादा व्यापारियों को नहीं जानता था, इसलिए इस मामले का उससे ज्यादा लेना देना नहीं था। शाम को सत्यम को अचानक एक फोन आया। यह फोन कॉल वास्तव में डू युआन से आया था। मिस्टर किन, मेरे पिता आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज रात फ्री है? डू युआन ने फोन पर बहुत विनम्रता से कहा। सत्यम अपनी हंसी रोक नहीं सका। तुम्हारे पिता? मेरा तुम्हारे पिता से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, डू युआन ने कड़वाहट से कहा।
मैं वास्तव में आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। मेरे पिता आपकी मदद मांगना चाहते हैं। अगर यह आपके लिए सुविधाजनक है तो आइए मिले और बात करें। सत्यम ने एक पल सोचा और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। 10 मिनट बाद डू युआन स्वयं गाड़ी चलाकर ड्रैगन पैराडाइज पहुंचा। डू युआन थोड़ा थका हुआ लग रहा था और वह बहुत ही उदासीन था। जब उसने याओ किंग को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मिस्टर किन, वह यहां क्यों है? डू युआन ने सतर्कता से पूछा। सत्यम मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर याओ किंग के कंधे को थपथपाया और कहा, अब वह मेरा आदमी है। डू युआन अचानक स्तब्ध रह गया, मानो वह समझ नहीं पा रहा था। चलो इस बारे में बात नहीं करते। सत्यम ने अपना हाथ हिलाया। चलो चलते हैं। तो सत्यम डू युआन की कार में बैठ गया। डू युआन एक मर्सिडीज बेंज G63 चला रहा था जो काफी आलीशान थी और पड़ोस की लगभग सभी कारों से बेहतर थी। जैसे ही कार पड़ोस से बाहर जाने वाली थी, अचानक एक कार आ गई। डू युआन ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने झाओ गैंग को खिड़की नीचे करते देखा। यो, क्या यह मिस्टर डू नहीं है? झाओ गैंग ने चालाकी से कहा। डू युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, झाओ गैंग, क्या बात है? झाओ गैंग ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं। मैंने अभी सुना है कि आपके परिवार की स्थिति उतनी आशावादी नहीं है। मैंने सुना है कि आपके व्यापारिक साझेदारों ने आपके साथ अपने अनुबंध समाप्त कर दिए हैं। डू युआन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने कुछ भी नहीं कहा। झाओ गैंग ने गर्व से कहा, जी, राष्ट्रपति शेन आज रात हमें डिनर पर आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। एन, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। कार हटाओ, डू युआन ने ठंडे स्वर में डांटा। झाओ गैंग ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, डू युआन, तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? राष्ट्रपति शेन ने पहले ही कह दिया है कि वह चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार दिवालिया हो जाए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा परिवार सबसे अमीर है? सत्यम, जो कार में था, अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसने कार की खिड़की नीचे की, झाओ गैंग को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, कार हटाओ। मैं यह बात दूसरी बार नहीं कहना चाहता। ओह, सत्यम भी यहां है? जब उसने सत्यम को देखा तो झाओ गैंग के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। सत्यम ने कुछ नहीं कहा और सीधे कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। यह देखकर झाओ गैंग जल्दी से कार में चढ़ गया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ, मुझे मारने की कोशिश करो, झाओ गैंग ने चालाकी से कहा। सत्यम ने सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा पकड़ लिया। फिर उसने अचानक जोर लगाया और कार का दरवाजा तुरंत जोर से खटखटाया। अगले ही पल बंद कार का दरवाजा वास्तव में सत्यम द्वारा बलपूर्वक नीचे खींच लिया गया। अध्याय 42। झाओ गैंग ने कार के दरवाजे को शून्य दृष्टि से देखा जो नीचे खींचा गया था और वह निगलने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह इंसान था? क्या उसने वाकई कार का दरवाजा नीचे खींचा था? जबकि वह अभी भी सदमे में था, सत्यम ने पहले ही हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींच लिया था। किन, सत्यम, शांत रहो। मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा था, झाओ गैंग ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी आंखों से सत्यम को शेन तियान की बाह तोड़ते हुए देखा था। उसे इस तरह देखकर सत्यम ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें सबक के तौर पर एक थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कहने के बाद सत्यम ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। यद्यपि सत्यम ने उसे आसानी से थप्पड़ मारा, फिर भी इससे झाओ गैंग का आधा चेहरा सूज गया। कार को जल्दी से हटाओ, सत्यम ने ठंडे भाव से कहा। हालांकि झाओ गैंग अंदर से गुस्से में था, लेकिन उसके पास कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था और कार को साइड में ले जा सकता था। सत्यम के जाने के बाद झाओ गैंग ने गुस्से में डांटा, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर यान रुक्सू जियांगचेंग छोड़ देगा तो तुम सबके लिए हंसी का पात्र बन जाओगे। फिर झाओ गैंग विलाप करने से खुद को रोक नहीं सका, यान रुक्सुए कब जाएगा?
यद्यपि यान रुक्सू ने हाल ही में कम प्रोफाइल बनाए रखा था, लेकिन उसने सभी पर बहुत दबाव डाला और उन्हें तनाव में रखा। यहां तक कि शेन परिवार में भी उसकी बात तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। कार डू परिवार के घर तक चली गई। जियांगचेंग में सबसे अमीर परिवार होने के नाते डू परिवार स्वाभाविक रूप से अमीर था और जिस घर में वे रहते थे वह बेहद शानदार था। हालांकि जैसे ही सत्यम ने डू परिवार के सामने के दरवाजे में प्रवेश किया, उसे एक ठंडा वातावरण महसूस हुआ। हाँ, सत्यम अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डू परिवार एक अशुभ आभा से घिरा हुआ है। मिस्टर किन, क्या बात है? डू युआन ने पूछा। सत्यम ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। कार पार्क करने के बाद वे दोनों लिविंग रूम में चले गए। मिस्टर किन, कृपया एक क्षण रुकें। मैं अपने पिता को बुलाता हूं, डू युआन ने विनम्रता से कहा। उसने एक नौकर को सत्यम के लिए एक गिलास पानी डालने का आदेश दिया और जल्दी से ऊपर की ओर चला गया। कुछ मिनट बाद डू युआन और उसके पिता डू हेंगशेंग नीचे आए। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उनके पीछे पीछे आया। मिस्टर किन, डू हेंगशेंग तेजी से आगे बढ़ा और सत्यम से हाथ मिलाया। सत्यम ने डू हेंगशेंग को देखा और अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सकी। डू हेंगशेंग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ बैंगनी थे और कनपटियां काली पड़ गई थीं। वह बहुत बीमार लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सत्यम को उसमें कोई भी जीवंतता महसूस नहीं हुई। क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, मिस्टर डू? सत्यम ने लापरवाही से पूछा। डू हेंगशेंग ने आह भरी और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं हाल ही में कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा हूं। पिताजी, मिस्टर किन भी एक डॉक्टर है। आप उनसे अपनी जांच करने के लिए कह सकते हैं, डू युआन ने जल्दी से कहा। डू हेंगशेंग ने हाथ हिलाकर कहा, मैं बीमार नहीं हूं। इस बिंदु पर डू हेंगशेंग ने क्षमा मांगते हुए कहा, श्री किन, यदि आप व्यस्त नहीं है तो क्या आप एक क्षण प्रतीक्षा कर सकते हैं? सत्यम ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। डू हेंगशेंग ने तुरंत सिर हिलाया। फिर उसने अपने बगल में सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, लू सीनियर, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लू सीनियर नामक वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने समस्या का पता लगा लिया है। डू हेंगशेंग तुरंत प्रसन्न हो गया और जल्दी से बोला, कृपया समझाए, लू सीनियर। लू सीनियर ने शांति से कहा, आपकी तबीयत हाल ही में खराब रही है। आपने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसका कारण फेंग शुई है। मिस्टर डू, अब बेडरूम की पश्चिमी दीवार के पास जाइए और देखिए कि वहां कोई नुकीली चीज तो नहीं है, लू सीनियर ने कहना जारी रखा। डू हेंगशेंग ने देर नहीं की और जल्दी से उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में लू सीनियर ने उसे बताया था। कुछ मिनट बाद डू हेंगशेंग एक टूटा हुआ फूलदान लेकर वापस आया। वाकई है, यह फूलदान पूरे समय कैबिनेट में ही रहा है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे टूट गया, डू हेंगशेंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। लू सीनियर ने हंसते हुए कहा, यही समस्या की जड़ है। घर में टूटी हुई वस्तु रखना बहुत बड़ी मनाही है। डू हेंगशेंग ने आगे बढ़कर लू सीनियर का हाथ थाम लिया। उसने उत्साह से कहा, धन्यवाद लू सीनियर, आप वाकई फेंग शुई मास्टर है। लू सीनियर ने कुछ सिक्के निकाले और उन्हें डू हेंगशेंग को सौंप दिया। वह मुस्कुराया और बोला, इसे अभी इसी स्थिति में लटका दो। याद रखो, इसे नीचे उतारकर 3 दिन बाद दफना देना। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपने मुझे ज्ञान दिया है, लू सीनियर। धन्यवाद, लू सीनियर, डू हेंगशेंग उत्साहित दिखे। मुझे नहीं लगता कि यह समस्या की जड़ है, इस समय सत्यम ने अचानक कहा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, चीजें तुरंत थोड़ी अजीब हो गईं। लू सीनियर के चेहरे पर उदासी छा गई। वह सत्यम के व्यवधान से बेहद असंतुष्ट थे। मी किन, लू सीनियर जियांगचेंग में एक प्रसिद्ध फेंग शुई मास्टर है। उनके शब्द भरोसेमंद है। डू हेंगशेंग ने जल्दी से बात को शांत करने की कोशिश की। सत्यम ने खड़े होकर कहा, लू सीनियर, मेरा आपका अनादर करने का कोई इरादा नहीं है।
बात बस इतनी है कि यह फूलदान निश्चित रूप से समस्या की कुंजी नहीं है। लू सीनियर ने दुखी होकर पूछा, आप कौन हैं? लू सीनियर, यह सत्यम है, मिस यान का आदमी, डू हिंगशेंग ने जल्दी से कहा। हालांकि लू सीनियर ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, चाहे वह कोई भी हो, वह बकवास नहीं कर सकता। सत्यम ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, लू सीनियर, मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूं। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। डू हिंगशेंग इस बात से थोड़ा नाखुश था। हालांकि उसे सत्यम से एक एहसान मांगना था, इसलिए उसमें अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं थी। मिस्टर किन, आप फेंग शुई नहीं जानते। लू सीनियर इस पहलू के मास्टर है। डू हिंगशेंग ने विनम्र बने रहने की पूरी कोशिश की। लू सीनियर ने हाथ हिलाया। उसने सत्यम की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, तुमने कहा था कि यह फूलदान समस्या की कुंजी नहीं है, तो मैं तुम्हारा शानदार सिद्धांत सुनना चाहूंगा। सत्यम ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने बाहर के आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, असली समस्या आंगन में है। ऐसा कहने के बाद सत्यम सीधे खड़े हुए और आंगन में चले गए। लू सीनियर ने नाक भौं सिकोड़ी और तुरंत उसके पीछे बाहर चले गए। सत्यम को क्या हो गया है? डू हिंगशेंग अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। डू युआन ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, शायद मिस्टर किन को वास्तव में पता है। समझो मेरी एसएस, इस दुनिया में कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो सभी पहलुओं में विशेषज्ञ हो? डू हिंगशेंग ने ठंडी सांस ली। फिर भी वह उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। सत्यम तब तक नहीं रुका जब तक वह आंगन के केंद्र तक नहीं पहुंच गया। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, फिर अपने पैर से जमीन पर कदम रखा। फिर उसने कहा, समस्या यही है। यह सुनकर लू सीनियर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। युवक, तुम फेंगशुई जानते हो या नहीं? इसमें क्या समस्या हो सकती है? सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फेंगशुई के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं रहस्यमय कलाएं जानता हूं। उसके बाद सत्यम ने डू हिंगशेंग को देखा और कहा, मिस्टर डू, यहां से खुदाई करने के लिए किसी को ढूंढिए। डू हिंगशेंग ने अजीब तरीके से कहा, मिस्टर किन, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। ऐना, खुदाई करो, मुझ पर भरोसा करो, सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। डू हिंगशेंग के पास हाथ हिलाकर कुछ लोगों को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो फिर हमें कितने फीट खुदाई करनी चाहिए? डू हिंगशेंग ने अनिश्चितता से पूछा। सत्यम ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। तब तक खोदते रहो जब तक तुम्हें कुछ न मिल जाए। अध्याय 43। सत्यम के शब्दों से लू सीनियर को हंसी आ गई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि कितने फीट खोदना है। फिर भी उसने शेखी बघारने का साहस किया। डू हिंगशेंग के चेहरे पर भी कुछ नाखुशी थी। उसने कई महत्वपूर्ण लोगों के बेटों को देखा था जो अपने संबंधों का इस्तेमाल करके जो चाहे कर लेते थे और मुफ्त बातें करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके आसपास के लोगों को भी उसका साथ देना था। डू हिंगशेंग की नजर में सत्यम इस तरह का व्यक्ति था। उसे कभी भी अमीर प्लेबॉय में रुचि नहीं थी, लेकिन अब जब उसके पास सत्यम से पूछने के लिए एक एहसान था, तो डू हिंगशेंग केवल अपना हाथ हिलाकर कह सकता था, जैसा मिस्टर किन कहें वैसा करो। उनमें से कुछ ने फावड़े लिए और खुदाई शुरू कर दी। 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर। जल्द ही सबके सामने एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। हालांकि मिट्टी के अलावा गड्ढे में कोई असामान्य चीज नहीं थी। सत्यम ने छेद को घूर कर देखा और अशुभ भावना अधिक से अधिक तीव्र होती गई। मिस्टर डू, क्या आप अभी भी खुदाई जारी रखना चाहते हैं? कुछ मजदूरों ने अपना पसीना पोंछा और थके हुए स्वर में कहा। डू हिंगशेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सत्यम की ओर देखा और कहा, मिस्टर किन, क्या उन्हें अभी भी खुदाई जारी रखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, लू सीनियर ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। लू सीनियर ने अहंकार के भाव से कहा, कुछ लोग अपने संबंधों का फायदा उठाकर अपनी मनचाही हरकतें कर रहे हैं। मेरे पास उनके साथ खेलने का समय नहीं है। सत्यम ने गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा,
तब तक खोदते रहो जब तक तुम्हें कुछ न मिल जाए। मिस्टर किन, हम पहले ही 4 फीट खोद चुके हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला है। क्या हम धरती को खोदने जा रहे हैं? डू हिंगशेंग ने दुखी होकर कहा। खुदाई जारी रखो, सत्यम ने शांति से कहा। इस समय लू सीनियर ने एक कदम आगे बढ़कर उसे ठंडे स्वर में डांटा। क्या होगा अगर हम कुछ भी खोद नहीं पाए? सत्यम ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर हम कुछ भी नहीं खोद पाए तो मैं मिट्टी के इस ढेर को खा जाऊंगा। ठीक है। लू सीनियर ने हाथ हिलाया और कहा, अगर हम कुछ खोद सके तो मैं आपको अपना गुरु मानने को तैयार हूं। यह एक सौदा है, सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। वे जमीन खोदते रहे और पलक झपकते ही उन्होंने 1 फुट और जमीन खोद ली। इस बार मजदूर भी थोड़े अधीर थे। मिस्टर डू, हमें और कितना खोदना होगा? एक मजदूर ने उत्सुकता से पूछा। हम इस तरह खुदाई जारी नहीं रख सकते। डू हिंगशेंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, खोदो, खोदो, आह। मजदूरों के पास खुदाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बच्चे, मेरा समय बहुत कीमती है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। इस समय लू निंग ने नाक भौं सिकोड़ी। तुम्हारी कम उम्र के कारण तुम्हें मिट्टी का ढेर खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। लू निंग ने अपनी आस्तीन लहराई और जाने के लिए मुड़ गया। सत्यम ने कुछ नहीं कहा। वह बस गुफा के तल को देखता रहा। इस समय मजदूरों के फावड़े से अचानक तीखी आवाज आई, मानो उसने किसी कठोर चीज को छू लिया हो। मिस्टर डू, हमने कुछ खोदा है, एक मजदूर चिल्लाया। यह सुनकर सभी लोग तुरंत उसे घेर लिए। कुछ मजदूरों ने जल्दी से गुफा से एक लोहे का बक्सा बाहर निकाला। जल्दी करो और इसे ऊपर लाओ, डू हिंगशेंग ने जल्दी से कहा। श्रमिकों ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बक्से को ऊपर ले आए। लू निंग, जो जाने ही वाली थी, वह भी रुकी और पीछे मुड़ी। यही है। सत्यम ने बॉक्स को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। इसे खोलो, सत्यम ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने सत्यम के निर्देशों के अनुसार जल्दी से बॉक्स खोला। जैसे ही बक्सा खोला गया, खून की गंध उनके नथुनों में घुस गई। बक्से के अंदर एक काला चाकू था जिस पर खून के निशान थे। क्या हो रहा है? डू हिंगशेंग का चेहरा पीला और डर से भरा हुआ था। रास्ते से हट जाओ, लू निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और खून के निशान को छुआ, उसे सूंघा और फिर उसका चेहरा बदल गया। यह काले कुत्ते के खून और लाश के तेल का मिश्रण है। लू निंग के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। काले कुत्ते का खून, लाश का तेल, चाकू, साउथ वेस्ट फ्यूरी सोल तकनीक। कितनी खतरनाक तरकीब है। इससे तो मिस्टर डू की जान ही चली जाती, लू निंग ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर डू हिंगशेंग का चेहरा और भी भद्दा हो गया। लू सीनियर, कौन? यह किसने किया? डू हिंगशेंग ने कांपती आवाज में पूछा। लू निंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? डू हिंगशेंग ने डर से भरे स्वर में लू निंग की कलाई पकड़ ली। लू निंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और बोली, मिस्टर डू, शायद आपको इस बारे में मिस्टर किन से पूछना चाहिए। अध्याय 44। डू हिंगशेंग को अचानक सत्यम का ख्याल आया। वह जल्दी से सत्यम के पास गया, अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाया और कहा, मिस्टर किन, आपको मेरी मदद करनी होगी। सत्यम ने लू निंग को देखा और मुस्कुराई। शायद लू सीनियर इस तरह की चीजों में ज्यादा पेशेवर है। लू निंग मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, मिस्टर किन, कृपया मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करें। लू सीनियर, आप बहुत विनम्र हैं। मैं भाग्यशाली हूं। पेशेवर ज्ञान के मामले में मैं लू सीनियर से तुलना नहीं कर सकता, सत्यम ने विनम्रता से कहा। इससे लू सीनियर को आह भरनी पड़ी। इतनी कम उम्र में इतना विनम्र होना सचमुच सराहनीय था। इस लड़के का भविष्य निश्चित रूप से संभावनाओं से भरा है, लू निंग ने मन ही मन सोचा। फिर लू निंग सत्यम के पास गया, झुककर कहा, मैंने कहा है कि अगर मैं वास्तव में कुछ खोज सकता हूं तो मैं, लू निंग, आपको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूं।
यह सुनकर सत्यम ने तुरंत कुछ डरते हुए कहा, लू सीनियर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर कोई एक दूसरे से सीखता है। रैंक में कोई अंतर नहीं है। इससे लू निंग को तुरंत आभार महसूस हुआ। वह लगभग 70 वर्ष के थे। उनके लिए सत्यम को शिक्षक कहना वास्तव में अनुचित था। इसलिए लू निंग ने झुककर कहा, मिस्टर किन, अगर आपको किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। ठीक है। सत्यम ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लू निंग ने जादूटोना दूर करने में आधा घंटा बिताया। वह वहां अधिक समय तक नहीं रुका और जल्दी में डू परिवार को छोड़कर चला गया। सत्यम, डू हेंगशेंग और डू युआन लिविंग रूम में वापस आ गए। डू हेंगशेंग ने कृतज्ञता से कहा, मिस्टर किन, आपने मेरी जान बचाई। मैं, डू हेंगशेंग, इस उपकार को जरूर याद रखूंगा। ऐसा कहने के बाद डू हेंगशेंग ने एक बैंक कार्ड निकाला और सत्यम को सौंप दिया। यहां 1 मिलियन है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरी प्रशंसा का प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें, मिस्टर किन, डू हेंगशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सत्यम ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और तुरंत बैंक कार्ड अपनी जेब में रख लिया। मिस्टर डू, आपने मुझे इस बार यहां आने के लिए क्यों कहा? सत्यम ने पूछने की पहेल की। डू हेंगशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताओ तो मुझे आपसे कुछ मदद मांगनी है। शेन परिवार के दबाव में हमारी कंपनी के कई भागीदारों ने अपने अनुबंधों को एकतरफा समाप्त करने की घोषणा की है। डू परिवार की कई परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। डू हेंगशेंग ने आह भरी। अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है, लेकिन डू परिवार पहले से ही मुश्किल में है और शेन परिवार का यहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे डर है कि डू परिवार और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। सत्यम शेन परिवार की ताकत पर विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाया। यहां तक कि जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी भी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था, तो फिर दूसरों की तो बात ही छोड़िए। सत्यम एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, हालांकि मुझे आपसे सहानुभूति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में आपकी ज्यादा मदद कर सकता हूं। डू युआन, जो बगल में खड़ा था, मुस्कुराया और कहा, श्री किन, जब तक आप हमें अपने हाथों में परियोजना का एक हिस्सा देते हैं, तब तक हमारा परिवार पुनर्जीवित हो सकेगा। सत्यम दंग रह गया। उसने अजीब तरीके से कहा, प्रोजेक्ट? मेरे पास कब कोई प्रोजेक्ट था? डू युआन ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर किन, क्या आप नहीं जानते? मिस यान ने कहा है कि जियांगचेंग में यान परिवार का सारा निवेश आपके ऊपर होगा। हाँ, जब तक आप सहमत हैं, हमारा परिवार यान परिवार की परियोजना प्राप्त करने में सक्षम होगा। डू हेंगशेंग ने भी सिर हिलाया और कहा, हालांकि शेन परिवार मजबूत है, लेकिन वे निश्चित रूप से यान परिवार की परियोजना पर अपना हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद डू हेंगशेंग खड़ा हुआ और सत्यम को प्रणाम किया। उसने थोड़े विनती भरे लहजे में कहा, मिस्टर किन, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, नहीं तो हमारा परिवार निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगा। सत्यम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि यान रुक्सू यान परिवार के निवेश का अधिकार उसे सौंप देगा। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि इस खबर के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था, अन्यथा सत्यम के दरवाजे पर बहुत से लोग दस्तक दे रहे होते। सत्यम ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह वहीं बैठा रहा और एक पल के लिए सोचता रहा। मेरे पास एक बेहतर व्यवसाय है, सत्यम ने इस समय कहा। डू हेंगशेंग दंग रह गया। उसने कुछ आश्चर्य से कहा, एक बेहतर व्यवसाय? सत्यम ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। शेन परिवार ने स्वास्थ्य उत्पादों से अपना भाग्य बनाया है। मेरे हाथ में एक बेहतर उत्पाद है। इस समय सोल नरिशमेंट पिल को एजेंट के रूप में काम करने के लिए एक मजबूत कंपनी की आवश्यकता थी। लेई हू के पास निश्चित रूप से वे क्षमताएं नहीं थीं। जियांगचेंग में सबसे अमीर परिवार होने के नाते डू परिवार सबसे अच्छा उम्मीदवार था। सत्यम ने अपनी जेब से एक आत्मा पोषण की गोली निकाली और उसे मेज पर रख दिया। मैं इस दवा को आपके परिवार को एक एजेंट के रूप में दे सकता हूं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि यह दवा निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगी। शेन परिवार से निपटने के लिए इसका उपयोग करना
या यहां तक कि शेन परिवार से आगे निकल जाना भी कोई समस्या नहीं होगी। सत्यम का स्वर आत्मविश्वास से भरा था। जब तक कीमत कम रखी जाती रहेगी और बड़े पैमाने पर बिक्री होती रहेगी, शेन परिवार इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हालांकि डू हेंगशेंग को ऐसा नहीं लगता था। उनके अनुसार यह दवा बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। इसलिए डू हेंगशेंग ने चतुराई से कहा, मिस्टर किन, अगर यह संभव है तो आप बेहतर होगा कि आप हमें एक प्रोजेक्ट दें। हमें वास्तव में इस दवा का आनंद लेने की क्षमता नहीं है। हालांकि डू हेंगशेंग ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, लेकिन उसका आशय बहुत स्पष्ट था। डू हेंगशेंग को आत्मा पोषण की गोली की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सत्यम ने हल्की सी आह भरी। उसने आत्मा पोषण की गोली एक तरफ रख दी और कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, कल अनुबंध लेकर मेरे पास आना। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद, मिस्टर किन। डू हेंगशेंग का चेहरा तुरंत उत्साह से भर गया। उसे अचानक यह एहसास नहीं हुआ कि उसने अनजाने में एक बेहतरीन व्यापारिक अवसर खो दिया है। इससे सत्यम को भी डू हेंगशेंग के लिए अफसोस महसूस हुआ। उस स्थिति में मैं आत्मा पोषण की गोली फिलहाल लेईहू के पास छोड़ दूंगा, सत्यम ने मन ही मन सोचा। अध्याय 45। डू परिवार को छोड़ने के बाद सत्यम ने लेईहू से बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां तैयार करने को कहा। इसके बाद उन्होंने आत्मा पोषण गोली को परिष्कृत करने की तैयारी की। सत्यम के लिए आत्मा पोषण की गोली की कोई कीमत नहीं थी और इसकी कीमत आसानी से कम की जा सकती थी। 3 दिनों तक सत्यम ने मुश्किल से आराम किया। उसने अपना सारा समय आत्मा पोषण की गोली को परिष्कृत करने में बिताया। इन 3 दिनों के दौरान याओकिंग को सत्यम की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया ताकि कोई भी उसे परेशान न कर सके। 3 दिन बाद सत्यम ने 300 से अधिक आत्मा पोषण गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। अपने सामने रखी गोलियों को देखते हुए सत्यम ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वर्तमान में सत्यम के लिए ये 300 से अधिक आत्मा पोषण की गोलियां अत्यंत कष्टदायक थीं और वह बहुत अधिक थका हुआ लग रहा था। मुझे विश्वास है कि ये 300 आत्मा पोषण की गोलियां शेन परिवार को झटका देने के लिए पर्याप्त है, सत्यम ने खुद से सोचा। मिस्टर किन, यह किस तरह की गोली है? याओकिंग पूछे बिना नहीं रह सका। सत्यम ने लापरवाही से एक उठाया और याओकिंग की ओर फेंक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे आजमाओ। याओकिंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। एक क्षण बाद याओकिंग को पूरी तरह से ताजगी महसूस हुई और उसकी सारी थकान दूर हो गई। यह किस तरह की गोली है? याओकिंग का चेहरा सदमे से भरा था और उसका मुंह खुला हुआ था। सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे आत्मा पोषण की गोली कहा जाता है। संक्षेप में, यह शरीर के लिए फायदेमंद है। इससे याओकिंग को सत्यम की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। न केवल श्री किन ने असाधारण श्वास व्यायाम में महारत हासिल की है, बल्कि आपके पास ऐसी उत्कृष्ट कीमिया कौशल भी है। याओकिंग ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ कहा। सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हें यह श्वास व्यायाम विधि सिखाऊंगी। धन्यवाद, मिस्टर किन। यह सुनकर याओकिंग बहुत खुश हुआ। ओह, ठीक है। याओकिंग को अचानक कुछ याद आया। मिस यान कल आई थीं। मुझे आश्चर्य है कि मामला क्या है, याओकिंग ने कहा। यान रुक्सुए का जिक्र आते ही सत्यम को लगा कि उसकी थकान तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अफवाह है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप अवचेतन रूप से मुस्कुराएंगे। तो यह सच है, याओकिंग ने मजाक में कहा। बाहर में जाओ तुम, सत्यम ने याओकिंग की ओर आंखें घुमाईं। फिर उसने अपना फोन निकाला और लेईहू को फोन किया। लगभग आधे घंटे बाद लेईहू जल्दी से ड्रैगन पैराडाइज की ओर चला गया। सत्यम ने आत्मा पोषण की गोली लेईहू को सौंप दी और फिर कहा, इन 300 गोलियों की कीमत सस्ती होनी चाहिए, लगभग 300 युआन प्रति गोली। लेईहू दंग रह गया। उसने कुछ अजीब तरीके से कहा, एक गोली के लिए 300 युआन? न, क्या यह बहुत सस्ता नहीं है? पहले एक गोली के लिए 1 मिलियन युआन थे। सत्यम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जो तुमसे करने को कहता हूं,
वही करो। फिर उसने ये 300 गोलियां लेईहू को सौंप दीं। लेईहू ने गोली पकड़ी और उसे एक विचार सूझा। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मैं इसे गुप्त रखने का अच्छा काम करता रहूंगा, जब समय आएगा मैं इसे ऊंचे दाम पर बेच दूंगा और उसे निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। यह सोचते हुए लेईहू ने गोली पकड़ ली और जाने वाला था। इंतजार। इस समय सत्यम ने अचानक लेईहू को पुकारा। अगले ही पल सत्यम ने एक कदम आगे बढ़ाया और लेईहू की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। लेईहू ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसने पाया कि वह किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। सत्यम की हथेली लोहे की चिमटी की तरह थी और वह हिलने में असमर्थ था। जल्द ही लेईहू को महसूस हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बेहतर होगा कि तुम कोई भी गलत विचार न सोचो। तुम तभी पैसे कमा पाओगे जब मैं तुम्हें ऐसा करने दूं, सत्यम ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जानता हूं। लेईहू ने ये चंद शब्द बड़ी मुश्किल से कहे। सत्यम ने लेईहू को छोड़ दिया और लेईहू जमीन पर बैठ गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपनी पीठ पर ठंड महसूस की। लेईहू को यकीन था कि सत्यम ने सचमुच उसे अभी अभी मार दिया होगा। मुझे खेद है, मिस्टर किन। लेईहू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कुछ डर के साथ कहा। सत्यम ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम आज्ञाकारी हो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। लेईहू ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मिस्टर किन। धन्यवाद मिस्टर किन। अब आप जा सकते हैं। सत्यम ने अपना हाथ हिलाया। लेईहू वहां अधिक देर तक नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। सत्यम को अच्छी तरह पता था कि लेईहू जैसे धूर्त लोमड़ी को आज्ञाकारी बनाने के लिए उसे दया और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा वह कभी भी उसके साथ विश्वासघात कर सकता था। अगली बार मुझे नीलामी में जाने की तैयारी करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि 10 मिलियन पर्याप्त होंगे या नहीं, सत्यम ने मन ही मन सोचा। प्राचीन काल से ही खेती अत्यंत महंगी रही है। इस समय सत्यम ने इस वाक्य को गहराई से समझा। नीलामी में अभी भी आधा महीना बाकी था, इसलिए सत्यम जल्दी में नहीं थी। लेईहू के चले जाने के बाद सत्यम सो गई। वह पूरे 3 दिन सोता रहा। इन 3 दिनों में आत्मा पोषण की गोली पहले ही जियांगचेंग के आधे से अधिक हिस्से में फैल चुकी थी। बिना किसी प्रचार के आत्मा पोषण की गोली लगभग पूरे शहर में फैल गई थी। एक पल में लेईहू एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। उसने इस अवसर का उपयोग जल्दी से एक स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी स्थापित करने के लिए किया और शेन परिवार को भी यह खबर जल्दी ही मिल गई। श्री शेन, यह आत्मा पोषण की गोली है। शेन युन के कार्यालय में झाओ गैंग ने चापलूसी भरे भाव के साथ शेन युन को आत्मा पोषण की गोली सौंपी। शेन युन ने गोली को सहलाया और खुद को रोक न सकी। क्या यह गोली सचमुच इतनी चमत्कारी है? यह सच है, झाओ गैंग ने जल्दी से कहा। मैंने सुना है कि शहर में कई उच्च स्तरीय लोग इस तरह की गोली के लिए लड़ रहे हैं। शेन युन ने भौंहें सिकोड़ी। उसने अपनी ठुड्डी को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, अगर मैं आत्मा पोषण की गोली का फॉर्मूला प्राप्त कर सकता हूं तो शेन परिवार निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। तब तक हमारे लिए चुजोऊ से बाहर विस्तार करना कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचते हुए शेन युन ने झाओ गैंग की ओर देखा और कहा, यह आत्मा पोषण की गोली कहां से आई? झाओ गैंग ने तुरंत कहा, अफवाह है कि यह लेईहू से आया है। लेईहू? तुम्हारा मतलब उस नीच व्यक्ति से है? शेन युन अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। हां, यह वही है। झाओ गैंग ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा। शेन युन खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका और बोला, क्या उसके जैसा कोई व्यक्ति आत्मा पोषण की गोली के लायक है? अध्याय 46। शेन युन की बातें सुनकर झाओ गैंग ने जल्दी से सिर हिला दिया। झाओ गैंग लेईहू के साथ सहयोग करना चाहता था और आत्मा पोषण गोली का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार प्राप्त करना चाहता था। इससे पहले वह लेईहू की तलाश में गया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल लेईहू सहमत नहीं होगा, बल्कि उसने किसी को उसे बाहर निकालने के लिए भी कहा होगा। इसलिए गुस्से में आकर झाओ गैंग ने
शेन युन से लेईहू को दंडित करने की इच्छा रखते हुए शेन युन को यह बात बताई। हाँ, लेईहू आत्मा पोषण की गोली पाने का हकदार क्यों है? झाओ गैंग ने बार बार सिर हिलाया। शेन युन ने हल्के से नाक भौं सिकोड़ी और कहा, लगता है मुझे लेईहू से बात करने के लिए समय निकालना होगा। जब झाओ गैंग ने यह सुना तो उसे एक विचार आया और फिर उसने चालाकी से कहा, प्रेसिडेंट शेन, लेईहू आत्मा पोषण की गोली को अपने जीवन से भी अधिक महत्व देता है। मुझे लगता है कि उसके लिए इसे आपको सौंपना मुश्किल होगा। शेन युन ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसके पास सिर्फ 2 विकल्प है, या तो आत्मा पोषण की गोली सौंप दे या मर जाए। आपको क्या लगता है कि वह कौन सा विकल्प चुनेगा? झाओ गैंग तुरंत बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर अपनी दुष्ट योजना में सफल होने का भाव दिखाई दिया। राष्ट्रपति शेन, मैंने आपको यह समाचार बताया है, इसलिए क्या आप समय आने पर मुझे कोई प्रतिनिधि दे सकते हैं? झाओ गैंग ने अपने हाथ रगड़े और शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, जब तक आप आज्ञाकारी है तब तक यह कोई समस्या नहीं होगी। शेन युन ने उदासीनता से कहा। यद्यपि शेन परिवार प्रमुख था, फिर भी उनकी नींव प्रांतीय राजधानी में ही थी। अब जब वे जियांगचेंग आ गए थे तो उन्हें वास्तव में कुछ गुर्गों की आवश्यकता थी। झाओ गैंग सही उम्मीदवार थे। धन्यवाद, राष्ट्रपति शेन। झाओ गैंग बहुत खुश हुआ और बार बार उनका धन्यवाद किया। झाओ गैंग के चले जाने के बाद शेन युन ने फोन किया और लेईहू को ढूंढने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर सत्यम विला के आंगन में बैठकर धूप सेंक रही थी। वह आत्मा पोषण की गोली के पूरे जियांगचेंग पर तूफान मचाने का इंतजार कर रहा था। जियांगचेंग में चीजें बहुत जल्द बदल जाएंगी। सत्यम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सत्यम की मदद से डू हेंगशेंग ने यान परिवार की परियोजना प्राप्त की। इन कुछ दिनों में डू हेंगशेंग ने अपना लगभग सारा समय अपने वरिष्ठों के साथ भोजन करने में बिताया। आज भी कोई अपवाद नहीं था। डिनर पार्टी में सभी लोग नशे में थे। इस समय जियांगचेंग के मेयर ने अचानक कहा, मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं, लेकिन हाल ही में जियांगचेंग में सोल नरिशमेंट पिल नामक एक दवा जारी की गई है। हर कोई इसे खरीदने के लिए हाथापाई कर रहा है। डू हेंगशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर ली, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सुना है। वैसे यह सोल नरिशमेंट पिल आखिर है क्या? मेयर ली ने तुरंत कहा, यह आत्मा पोषण की गोली वास्तव में चमत्कारी है। एक गोली किसी के स्वास्थ्य को मजबूत कर सकती है। अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो यह किसी के जीवन को लंबा कर सकती है। यह सही है। अब जियांगचेंग में लगभग हर अमीर व्यक्ति के पास एक गोली है। दूसरों ने भी यही कहा। आह, यह अफसोस की बात है कि इस तरह की दवा बहुत दुर्लभ है। यह अब खत्म हो चुकी है। लेईहू ने खुद को बदलने के लिए इस सोल नरिशमेंट पिल का इस्तेमाल किया। वह एक नीच व्यक्ति से एक उच्च श्रेणी के व्यवसायी बन गया। भगवान जाने कितनी कंपनियां एजेंट के रूप में काम करने के अधिकार के लिए उसे भीख मांग रही है। डू हेंगशेंग की भी रुचि थी। यहां तक कि जियांगचेंग के मेयर भी इस आत्मा पोषण गोली के बारे में शेखी बघा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह निराधार नहीं था। कौन जानता था कि यह भविष्य में कितनी संपत्ति पैदा करेगी। यदि उसे मुनाफे में हिस्सा मिल जाए तो वह अप्रत्याशित लाभ कमा सकता है। यह सोचते हुए डू हेंगशेंग ने संकोच से पूछा, किसके पास आत्मा पोषण की गोली है? मैं इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह सुनकर हर कोई अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। मिस्टर डू, क्या आपको लगता है कि आप इसे सिर्फ इसलिए खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं? कोई नहीं बता सकता कि कितने लोग इसे 10 लाख में भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, अगर सचमुच कोई है तो वह तुम्हें कौन देगा? यह सुनकर डू हेंगशेंग और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। आत्मा पोषण गोली वास्तव में इतनी लोकप्रिय थी। इस समय मेयर ली ने अचानक रहस्यमय ढंग से कहा, सच बताऊं तो मेरे पास अभी भी एक है, लेकिन मुझे इसे अपने इस्तेमाल के लिए रखना होगा। मेयर ली, मैं इसे मुझे बेचने के लिए आपको 2 मिलियन दूंगा। उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने मजाक किया। मेयर ली ने आंखें घुमाई। भले ही आप 5 मिलियन की पेशकश करें, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इस बिंदु पर
उसने विषय बदल दिया और मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हें इसकी गंध दे सकता हूं। ऐसा कहने के बाद मेयरली ने आत्मा पोषण की गोली निकाली और थोड़े दिखावटी लहजे में कहा, मैं तुम्हें इसे देखने दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इसे केवल सूंघ सकते हो। अगर कोई इसे खाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेयरली, चिंता मत करो, सभी ने एक के बाद एक कहा। डू हिंगशेंग भी जल्दी से खड़ा हो गया और आत्मा पोषण की गोली को देखने लगा। लेकिन जब उसने आत्मा पोषण की गोली का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मेयरली, कृपया मुझे देखने दीजिए, डू हिंगशेंग ने कुछ चिंतित होकर कहा। इससे पहले कि मेयरली सहमत होते, डू हिंगशेंग ने आत्मा पोषण की गोली छीन ली। जब उसने अपने हाथ में गोली देखी तो डू हिंगशेंग की अभिव्यक्ति और अधिक भद्दी हो गई। क्या यह वही गोली नहीं थी जो सत्यम ने कुछ दिन पहले ली थी? उस समय सत्यम ने यह भी कहा था कि वह एजेंट बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने इसे अस्वीकार कर दिया था। अध्याय 47। डू हिंगशेंग ने बार बार गोली को देखा। अंत में उसे पता चला कि यह वही गोली थी जो सत्यम ने उसे दी थी। मिस्टर डू, क्या आपने इसे देखना समाप्त कर दिया है? इसे मुझे लौटाने का समय आ गया है। मेयरली ने आत्मा पोषण की गोली वापस ले ली। फिर मेयरली ने मजाक में कहा, मिस्टर डू, आपको सावधान रहना होगा। लेईहू जियांगचेंग में सबसे अमीर आदमी बन सकता है और आपकी जगह ले सकता है। दूसरों ने भी मजाक में कहा, मिस्टर डू, आपकी स्थिति खतरे में है। सब लोग हंस पड़े। डू हिंगशेंग शर्मिंदा दिख रहा था और हंस नहीं पा रहा था। जियांगचेंग शहर के बीचों बीच कुछ दुकानें थीं। यह लेईहू का दफ्तर था। हाल ही में लेईहू के कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कई अमीर लोग आत्मा पोषण गोली की एजेंसी की शक्ति प्राप्त करना चाहते थे और यहां तक कि उस पर एकाधिकार भी करना चाहते थे। यह पहली बार था जब लेईहू को चूमे जाने का एहसास अच्छा लगा। लेईहू, मिस्टर सन आपसे मिलना चाहते हैं। लेईहू, मिस्टर झांग 1 घंटे से दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। लेईहू। लेईहू ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं अभी खाली नहीं हूं। इससे पहले ये तथाकथित मालिक लेईहू को नीची नजर से देखते थे, लेकिन अब वे दरवाजे पर भीख मांग रहे थे। यह सब इस आत्मा पोषण गोली की बदौलत है, लेईहू ने गर्व से कहा। इसी समय कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा? लेईहू ने अधीरता से डांटा। लेईहू, तुम बहुत प्रभावशाली हो। इस समय एक आवाज लेईहू के कानों में आई। लेईहू ने पलटकर देखा तो शेन युन दरवाजे पर खड़ा था और झाओ गैंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। राष्ट्रपति शेन, आप यहां क्यों हैं? लेईहू के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। शेन युन ने हल्के से नाक सिकोड़ी। उसने कुछ नहीं कहा और सोफे पर बैठ गया। आप राष्ट्रपति शेन के लिए पानी क्यों नहीं डाल रहे हैं? झाओ गैंग ने उनकी ओर घूरते हुए कहा। लेईहू ने झाओ गैंग को कुछ नाराजगी के साथ देखा, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से शेन युन के लिए 1 गिलास पानी डाला। राष्ट्रपति शेन, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? लेईहू शेन युन के सामने बैठे और शर्म से बोले। शेन युन ने पानी का घूंट पिया और बेपरवाही से कहा, मैंने सुना है कि आपके पास आत्मा पोषण की गोली नामक एक दवा है, ऐ ना? लेईहू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसे बुरा लग रहा था। राष्ट्रपति शेन, आत्मा पोषण की गोली वास्तव में मेरे हाथों में है। लेईहू ने खुद को तैयार किया और कहा। शेन युन ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे आत्मा पोषण की गोली का फार्मूला दे दो और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं। इतना कहने के बाद शेन युन ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। कार्ड में 1 मिलियन है। यह आपका फॉर्मूला खरीदने के लिए पर्याप्त है। शेन युन के कुछ कहने से पहले ही झाओ गैंग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लेईहू के चेहरे पर भाव बदल गए और वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। केवल 10 लाख? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई भिखारी हूं या कुछ और? क्या तुम भिखारियों से अलग हो? शेन युन ने व्यंग्य किया। यह सुनकर लेईहू अपना आपा खोने से खुद को रोक नहीं सका। उसने शेन युन को घूरते हुए कहा,
शेन युन, ज्यादा दूर मत जाओ। ज्यादा आगे बढ़ गए। शेन युन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? इतना कहने के बाद शेन युन ने अपना हाथ हिलाया और कुछ अंगरक्षक तुरंत बाहर से दौड़े और कुछ घूंसे और लाते मारकर लेईहू को जमीन पर गिरा दिया। शेन युन ने लेईहू की ओर देखा और कहा, लेईहू, या तो दवाई दे दो या फिर मैं तुम्हें अपंग बना दूंगी। यह तुम्हारी मर्जी है। लेईहू की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी और वह एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं बोला। तुम बोलोगे नहीं? शेन युन ने सिर हिलाया। मेरे लिए उसके पैर तोड़ दो। हां, कुछ अंगरक्षक जोर से चिल्लाए और लेईहू के पैर तोड़ने वाले थे। रुको! लेईहू ने स्थिति देखी और जल्दी से चिल्लाया। उसने अपना सिर उठाकर शेन युन की ओर देखा और शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट शेन, ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपको नहीं देना चाहता। मुख्य बात यह है कि मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। यह सोल नरिशमेंट पिल मुझे किसी और ने बेची थी। कोई और? शेन युन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन? लेईहू को एक विचार सूझा और उसने कहा, यह एक डॉक्टर है। क्या ऐसा रहेगा? मैं 3 दिन में आपसे मिलने के लिए उसका अपॉइंटमेंट ले लूं। क्या आपको यह ठीक लगता है? शेन युन ने लेईहू को देखा और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। लेईहू ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। शेन युन ने हाथ हिलाया और अपने लोगों के साथ लेईहू के कार्यालय से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद लेईहू खुद को जमीन पर थूकने से नहीं रोक सका। क्या बकवास है! बस तुम मेरा इंतजार करो, लेईहू ने शाप दिया। फिर लेईहू कार्यालय से बाहर निकला और सीधे ड्रैगन पैराडाइज चला गया। इस समय सत्यम विशाल मनोर में था और अपनी आंखें बंद करके श्वास व्यायाम कर रहा था। मिस्टर किन, लेईहू बहुत चिंतित दिख रहा था। उसके सिर पर पसीना था और वह सत्यम के पास भागा। सत्यम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और लेईहू को देखा। क्या बात है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सत्यम ने बेपरवाही से कहा। लेईहू ने अपना पसीना पोंछा और जल्दी से कहा, शेन युन मुझे खोजने आया था। उसने मुझे 10 लाख युआन दिए और गोली का फार्मूला सौंपने को कहा। सत्यम का चेहरा शांत था। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शेन परिवार को इस गोली के फार्मूले में रुचि होगी। तुमने क्या कहा? सत्यम ने बेपरवाही से पूछा। मैंने उससे झूठ बोला कि गोली का फार्मूला मुझे एक बूढ़े चीनी डॉक्टर ने दिया था। मैंने उससे यह भी वादा किया कि वह 3 दिन में उससे मिलेगा। लेईहू ने सावधानी से कहा, मिस्टर किन, कृपया मुझे दोष मत दीजिए। शेन युन मेरे पैरों को अपंग बनाना चाहता था, इसलिए मेरे पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेईहू ने जल्दी से कहा। सत्यम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ पीछे करके दूर तक देखा। उसने बेपरवाही से कहा, तुमने अच्छा किया। लेईहू, जाओ और व्यवस्था करो। 3 दिन में जो लोग गोली का फार्मूला लेना चाहते हैं, वे नंबर 1 ग्रैंड मिशन में आ जाएंगे। उस समय मैं सहयोग करने के लिए एक मजबूत कंपनी का चयन करूंगा। अध्याय 48। सत्यम की बातें सुनकर लेईहू स्पष्ट रूप से थोड़ा निराश हुआ। वह खुद को बदलने के लिए इस आत्मा पोषण की गोली पर निर्भर रहना चाहता था। अगर वह इसे किसी दूसरे साथी को दे देता तो उसका फायदा खत्म हो जाता। यद्यपि वह बहुत गहराई से सोच रहा था, लेईहू ने कुछ नहीं कहा और केवल सहमति में अपना सिर हिलाया। सत्यम ने लेईहू के विचारों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आत्मा पोषण की गोली का समग्र अधिकार हमेशा आपके हाथों में रहेगा। जब लेईहू ने यह सुना तो वह तुरंत बहुत खुश हुआ और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, धन्यवाद मिस्टर किन। लेईहू ने तुरंत यह खबर फैला दी। कुछ देर तक जियांगचेंग में हर कोई इस मामले पर चर्चा करता रहा। यान परिवार के मनोर में आमतौर पर अलग थलग रहने वाली यान रुक्सू ने आज वास्तव में एक एप्रन पहना था और खुशी खुशी रसोई में व्यस्त रहते हुए एक गाना गुनगुना रही थी। मिस,
आपको जल्दी से आराम करना चाहिए। उसके चारों ओर अनगिनत लोग थे। उन्हें डर था कि यान रुक्सू गलती से खुद को चोट न पहुंचा ले, इसलिए उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। सेक्रेटरी ने करवाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मिस, आप इतना छोटा काम कैसे कर सकती है? बस हम नौकरों से ही करवा दीजिए। यान रुक्सू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि खाना बनाना इतना मजेदार है। क्योंकि सत्यम आज रात को खाना खाने आ रही थी, इसलिए यान रुक्सुए ने व्यक्तिगत रूप से खाना बनाया। रात में यान रुक्सुए ने सावधानीपूर्वक कमरे को मंद रोशनी, स्वादिष्ट भोजन से भरी एक मेज और 1982 रेड वाइन की एक बोतल से सजाया। यान रुक्सू ने सभी नौकरों को बाहर निकाल दिया। विशाल कमरे में केवल सत्यम और यान रुक्सू ही बचे थे। ये सब तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं। सत्यम को विश्वास नहीं हुआ। यान रुक्सुए जैसी धनी उत्तराधिकारी इतनी निपुण कैसे हो सकती है? जल्दी करो, इसे आजमाओ और देखो इसका स्वाद कैसा है। यान रुक्सू ने कुछ प्रत्याशा के साथ कहा। सत्यम ने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। पहले निवाले के बाद ही सत्यम ने मुंह बना लिया। यह बहुत ही घृणित था। क्या यह अच्छा है? यान रुक्सू ने अपनी आंखें झपकाईं और उत्साह से पूछा। यान रोकजू के उत्सुक भाव को देखते हुए सत्यम वास्तव में उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने खुद को संभाला और कहा, यह स्वादिष्ट है, बेहद स्वादिष्ट, सचमुच। आमतौर पर अलग थलग रहने वाली बर्फ की रानी एक छोटी लड़की की तरह उत्साहित थी। सचमुच। सत्यम ने जोर से सिर हिलाया। तो फिर और खाओ, यान रुक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा। सत्यम को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैर पर खुद ही गोली मार ली हो। बड़ी मुश्किल से भोजन समाप्त करने के बाद सत्यम यान रुक्सू के साथ रात के दृश्यों की प्रशंसा करते हुए मनोर के चारों ओर घूमने लगे। यान रोकजू के शरीर पर हल्की खुशबू सूंघते हुए सत्यम को थोड़ा उत्तेजित महसूस हुआ। उसने चुपके से यान रुक्सुए की पार्श्व प्रोफाइल पर नजर डाली और उसका दिल धड़क उठा। सत्यम यान रुक्सुए का हाथ पकड़ना चाहता था। उसने साहस जुटाया और सावधानी से उसका हाथ आगे बढ़ाया। इस समय यान रोक्सु ने अचानक कहा, सत्यम। सत्यम इतना चौंक गया कि वह कांप उठा और जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। हन, क्या बात है? सत्यम ने पूछा। यान रुक्सुए ने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें इस तरह का जीवन पसंद है? सत्यम दंग रह गया और उसे यान रुक्सुए की बातें समझ में नहीं आईं। इस तरह का जीवन? यह कैसा जीवन है? सत्यम ने हैरानी से पूछा। यान रुक्सु मुस्कुराया और कहा, क्या आप हाल ही में थक गए हैं? सत्यम ने एक पल सोचा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा सा। दरअसल हाल ही में सत्यम का जीवन बहुत थका देने वाला हो गया था और उसके पास आराम करने का भी समय नहीं था। यान रुक्सु मुस्कुराया और कहा, मैं आपकी देखभाल क्यों नहीं करता? सत्यम दंग रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा? यान रुक्सु ने कहा, अगर आपको इस तरह का जीवन पसंद नहीं है तो मैं आपकी देखभाल कर सकता हूं। सत्यम ने सोचा कि यान रुक्सु मजाक कर रही है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मैं एक जिगोलो बन जाऊंगा। उस स्थिति में मैं शादी की अंगूठी कैसे खरीद सकता हूं और शादी कैसे कर सकता हूं? यान रोक्सु ने सत्यम को गंभीरता से देखा और कहा, शादी की अंगूठी जरूरी नहीं कि आदमी ही खरीदे और शादी जरूरी नहीं कि तुम ही करो। अगर तुम तैयार हो तो मैं शादी की अंगूठी खरीदूंगी और शादी करूंगी। यान रोक्सु के शब्द सुनकर सत्यम तुरंत दंग रह गया। वह यान रुक्सुए की ओर देखने लगा और गंभीरता और दृढ़ता से बोला, हालांकि मैं हाल ही में थोड़ा थका हुआ हूं, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुमसे मिलने से पहले मैं जीवन में बिना किसी लक्ष्य के एक चलती फिरती लाश की तरह थी। जब से मैं तुमसे मिला हूं, मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है और मेरे पास प्रयास करने के लिए एक लक्ष्य है। इस बिंदु पर सत्यम ने एक गहरी सांस ली और कहना जारी रखा, मिस यान, मुझे 1 साल, अधिक से अधिक 1 साल दीजिए। 1 साल बाद मैं यान परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने जाऊंगा और तुम्हारी भव्य शादी कराऊंगा। माहौल थोड़ा कामुक हो गया।
इन प्रतिज्ञाओं के साथ ऐसा लगा जैसे वे दोनों अपनी युवावस्था में लौट आए हों। हालांकि सत्यम के शब्दों ने यान रुक्सु को थोड़ा छुआ। ठीक है, यान रुक्सु मुस्कुराया। 1 साल बाद मैं तुम्हारी भव्य शादी का इंतजार करूंगी। सत्यम के चले जाने के बाद यान रोकजू काफी देर तक आंगन में बैठी रही। सचिव आगे बढ़े और आह भरते हुए बोले, मिस, मुझे लगता है कि आप बदल गई है। यान रुक्सु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कितना बदल गया हूं? सचिव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जियांगचेंग आने से पहले हम हमेशा आपकी चतुराई और निर्णायकता की प्रशंसा करते थे। आपने यह भी कहा था कि अगर सत्यम बेकार है तो आप जियांगचेंग छोड़ देंगे और यह सगाई रद्द कर देंगे। लेकिन अब तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि सत्यम ने कुछ हासिल किया है या नहीं। ऐसा लगता है कि तुम एक समझदार और चतुर बर्फरानी से एक साधारण पड़ोस की लड़की बन गई हो। यान रोक्सुए मुस्कुराई और कोई टिप्पणी नहीं की। जैसा कि सचिव ने कहा, यान रोकजू को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि सत्यम ने अपना नाम बनाया है या नहीं। मैं सत्यम की पसंद का सम्मान करूंगी। यान रोक्सु मुस्कुराई। अगर वह अब और प्रयास नहीं करना चाहता है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। अगर वह अपना नाम बनाना चाहता है तो मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जाहिर है, सत्यम ने बाद वाले विकल्प को चुना। अध्याय 49। यान रुक्सु के लिए किसी की मदद करना बहुत आसान था। वह सत्यम को जियांगचेंग और यहां तक कि चुझोऊ में भी एक शीर्ष व्यवसायी बना सकती थी। हालांकि अगर सत्यम जिंगडू में अपना नाम बनाना चाहता था तो उसके पास क्षमता होनी चाहिए। यान रोकजू इसे बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए वह सत्यम की बाधाओं को दूर करने में मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि सत्यम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार पर उसे बढ़ने देना चाहती थी। बगल में बैठे सचिव ने हल्की सी आह भरी और फुसफुसाया, प्यार वाकई जहरीला होता है। किसने सोचा होगा कि जिंगडू के प्रसिद्ध यान रुक्सुए जियांगचेंग जैसे दूरदराज के शहर में प्यार में पागल हो जाएंगे। जब से लेई हू ने यह खबर जारी की थी, जियांगचेंग में हर कोई इसे फैला रहा था। प्रासंगिक जड़ी बूटी निर्माताओं के अलावा कुछ शक्तिशाली रियल एस्टेट डेवलपर्स भी इस केक का एक हिस्सा चाहते थे। हाल ही में झाओ गैंग हर दिन शेन युन के साथ रह रहा था। वह आश्चर्यजनक रूप से एक वफादार गुर्गा था। राष्ट्रपति शेन, लेई हू का इससे क्या मतलब है? उन्होंने यह घोषणा क्यों की कि वे एक साथी चुन रहे हैं? झाओ गैंग ने शेन युन के लिए पानी डालते हुए कहा। शेन युन ने उसकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, शायद यह उस बूढ़े डॉक्टर का इरादा है। बड़े लोग अपनी प्रतिभा के कारण घमंडी होते हैं। मैं समझती हूं। झाओ गैंग ने सिर हिलाया और फिर चापलूसी से कहा, यह सच है। जियांगचेंग में शेन परिवार से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? शेन युन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। जब तक यान परिवार भाग नहीं लेता, तब तक मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कौन करेगा? शेन युन ने मन ही मन सोचा। समय उड़ गया। पलक झपकते ही तीसरा दिन आ गया। इस दिन नंबर 1 ग्रैंड मेशन का प्रवेश द्वार लग्जरी कारों से भरा हुआ था। कई अमीर व्यापारी वहां इंतजार कर रहे थे। अफसोस, अगर हमने उस समय मिस्टर किन की बात मान ली होती तो हमें यहां प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं आना पड़ता। डू युआन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। डू हेंगशेंग खुद को दुखी हुए बिना नहीं रह सके। मैंने शुरू में सोचा था कि सत्य में कोई असली प्रतिभा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी। अफसोस, कोई आश्चर्य नहीं कि यान परिवार ने उनका समर्थन किया। दोनों को इसका पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉल में कई व्यापारी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किसी को भी इस तथाकथित बूढ़े डॉक्टर की पृष्ठभूमि का पता नहीं था। इस समय स्थल अचानक शांत हो गया। उन्होंने देखा कि शेन युन और झाओ गैंग बाहर से अंदर आ रहे हैं। शेन युन के आगमन से सभी लोग तुरंत ही हताश हो गए। हर कोई जानता था कि शेन परिवार कितना शक्तिशाली था। यहां तक कि चुझोऊ में भी वे शीर्ष पायदान पर थे। जियांगचेंग की तो बात ही छोड़िए। राष्ट्रपति शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। एक व्यापारी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनसे खुशामद करने के लिए दौड़ा। चूंकि शेन युन यहां था, कोई भी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था।
चूंकि वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें शेन यून से कृपा करके एजेंसी अधिकार प्राप्त करने चाहिए। जल्द ही इन सभी धूर्त लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। पिताजी, क्या हमें वहां चलना चाहिए? डू युआन ने पूछा। डू हेंगशेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, शेन परिवार के साथ हमारे संबंध बहुत शत्रुतापूर्ण है। अगर हम वहां जाएंगे तो हम खुद को ही शर्मिंदा करेंगे। यह सच है। डू युआन ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि शेन यूं को नहीं पता कि आत्मा पोषण की गोली सत्यम से आई है। हर किसी की चापलूसी का सामना करते हुए शेन यून और भी अधिक गर्वित दिखाई दिया। शेन यून जैसे लोग जियांगचेंग के व्यापारियों को नीची नजर से देखते थे। उनकी नजर में जियांगचेंग के तथाकथित सफल लोग सबसे निचले पायदान पर थे और उल्लेख के लायक भी नहीं थे। हालांकि जियांगचेंग में पैर जमाने के लिए उसे वास्तव में अनुयायियों के एक समूह की आवश्यकता थी, इसलिए भले ही वह लोगों के इस समूह को नीची नजर से देखता था, फिर भी उसने उनसे एक एक करके निपटा। हनी, तुम बहुत अद्भुत हो। सुयान झाओ गैंग के पीछे चलते हुए फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। जब तक हम शेन परिवार का पक्ष लेते रहेंगे, क्या हम भविष्य में अमीर नहीं बनेंगे? सुयान की आंखें चमक उठीं। झाओ गैंग ने गर्व से कहा, बेशक। इस समय झाओ गैंग ने अचानक सत्यम को बाहर से अंदर आते देखा। जिस क्षण उसने सत्यम को देखा, झाओ गैंग की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। वह यहां क्यों है? सुयान की आंखों में घृणा झलक उठी। झाओ गैंग ने हल्के से नाक भौं-सिकोड़ी और सुयान को सत्यम की ओर ले आया। यो, सत्यम, तुम भी इस व्यापारिक सौदे में भाग लेना चाहते हो? झाओ गैंग ने उपहासपूर्वक कहा। सत्यम ने उसकी ओर देखा और एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, हां। झाओ गैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, सत्यम, क्या आपको लगता है कि आप इस व्यवसाय में सिर्फ इसलिए भाग ले सकते हैं क्योंकि आप लेहू के करीब है? मैं आपको बता दूं, यह असंभव है। यह व्यवसाय राष्ट्रपति शेन द्वारा व्यवस्थित किया गया था। राष्ट्रपति शेन ही फैसले लेते हैं। इस बिंदु पर झाओ गैंग ने विषय बदल दिया और कुछ गर्व के साथ कहा, लेकिन मैं अलग हूं। मैंने पहले ही राष्ट्रपति शेन के करीब आने का अवसर जब्त कर लिया है। हनी, तुम बहुत प्रभावशाली हो। सुयान ने तुरंत चापलूसी भरे अंदाज में चिल्लाया। फिर सुयान ने सत्यम को परखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरह की क्षमता जन्मजात होती है। निकम्मा और कुछ नहीं, निकम्मा ही होता है। अगर तुम यान परिवार की चापलूसी भी करो तो भी तुम निकम्मे ही हो। अध्याय 50। सत्यम ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मूर्ख। यह कहने के बाद सत्यम याओ किंग के साथ कार्यक्रम स्थल में चली गई। लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? सुयान ने गुस्से से कहा। झाओ गैंग ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, वह लंबे समय तक अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। फिर झाओ गैंग ने शेन यून को सत्यम के आगमन के बारे में बताया। शेन यून यह सुनकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उस जैसा निकम्मा आदमी इस तरह का धंधा कैसे कर सकता है? क्या मजाक है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। झाओ गैंग ने भी चिल्लाया। अधिकांश व्यापारियों ने शेन यून को घेर लिया। वे सभी सत्यम और शेन परिवार के बीच संघर्ष के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी सत्यम के करीब आने को तैयार नहीं था। राष्ट्रपति शेन, जब आप बड़ी रकम लेकर आए तो हमें मत भूलना। यह सही है। राष्ट्रपति शेन, हमें बस एक प्रथम स्तरीय एजेंट का अवसर दे। जब समय आएगा, हमारा कारखाना आपकी कंपनी के लिए ओईएम कर सकता है। शेन यून ने अपनी आंखें सत्यम की ओर टिकाए रखीं और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। अपने बेटे शेन तियान के बारे में सोचते हुए, जो अभी भी बिस्तर पर था, शेन यून ने चाहा कि वह सत्यम को टुकड़ों में फाड़ सके। किसी ने शेन यून की निगाह का अनुसरण किया और उस ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सत्यम भी आएगा। एक व्यापारी ने जानबूझकर चिल्लाया और फिर सत्यम की दिशा में चला गया। इस व्यवसाय का नाम सन पेंग था। वह जियांगचेंग में औषधीय जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण कारखाने का प्रमुख था। हालांकि जियांगचेंग में सन पेंग कोई बड़ा आदमी नहीं था।
वह यान परिवार के भोज में शामिल होने के योग्य भी नहीं था। यदि उन्होंने इस बार शेन परिवार के साथ सहयोग करने का अवसर जब्त कर लिया तो सन परिवार को जियांगचेंग में ऊपरी परिवारों में से एक बनने का मौका मिलेगा। शेन यून का पक्ष लेने के लिए सन पेंग ने सत्यम के पास जाने की पहल की। मिस्टर किन, आप यहां क्यों हैं? सन पेंग ने चिंतित होने का नाटक किया और पूछा। सत्यम ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? सन पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। तुम जियांगचेंग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो। कौन नहीं जानता कि तुम जियांगचेंग में नंबर 1 बदमाश हो? इतना कहकर सुन पेंग जोर से हंसने लगे। सत्यम नाराज नहीं था। उसने सिर्फ सन पेंग की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शेन परिवार को खुश करके तुम आत्मा पोषण की गोली के कारोबार में हिस्सा लेने के योग्य हो? सन पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या? मुझे मत कहो कि मुझे तुम्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुश करना अधिक उपयोगी हो सकता है। सत्यम ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर सुन पेंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। तुम अपने आप में बहुत ज्यादा घमंडी हो, सन पेंग ने व्यंग्य किया। उस बूढ़े डॉक्टर ने कहा कि वह एक ऐसी कंपनी ढूंढना चाहता है जिसके साथ वह सहयोग कर सके। सबसे योग्य कौन है? बेशक, वह अध्यक्ष शेन है। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? सत्यम ने सुन पेंग की ओर देखा और एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास वास्तव में बहुत योग्यता नहीं है, लेकिन शायद मैं वह बूढ़ा डॉक्टर हूं। हा हा हा, सुन पेंग और भी ज्यादा जोर से हंसा। यदि आप वह बूढ़े डॉक्टर है तो मैं, सन पेंग, अपना नाम उल्टा लिखूंगा। सत्यम ऐसे तुच्छ व्यक्ति के साथ बहस करने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। सत्यम को उसे नजरअंदाज करते देख सुन पेंग विनम्रतापूर्वक शेन यून के पास वापस भागा। शेन यून ने सुन पेंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद राष्ट्रपति शेन। सुन पेंग बहुत खुश हुआ। बाकी व्यापारियों ने भी ऐसा ही किया। वे सत्यम का मजाक उड़ाने और उसे दिखाने के लिए उसके पास दौड़े। इन लोगों के तानों का सामना करते हुए सत्यम ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस उन्हें ठंडेपन से देखता रहा और चुपचाप उनके चेहरों को याद करता रहा। जल्द ही शेन यून सत्यम के पास चला गया। उसने सत्यम को तिरस्कारपूर्वक घूरते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम यहां क्यों हो। क्या तुम अपमान की मांग कर रही हो? जो अपमान मांग रहा है वह मैं नहीं, बल्कि आप है, सत्यम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब शेन यून ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक सख्त व्यवहार कर सकते हो। इस समय लेई हू मंच के पीछे से बाहर चला गया। उनके आगमन ने तुरंत ही अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी लोग लेई हू की ओर चल पड़े। सत्यम, चलो धीरे धीरे हिसाब बराबर करते हैं, शेन यू ने कहा और लेई हू की ओर चल दिया। लेई हू, वह बूढ़ा डॉक्टर कहाँ है? मिस्टर लेई, उस बूढ़े डॉक्टर को जल्दी से बाहर बुलाओ। सभी के उत्सुक भावों को देखकर लेई हू को एक पल के लिए थोड़ा गर्व महसूस हुआ। उसने अपना गला साफ किया और कहा, सभी लोग कृपया चुप हो जाए। मुझे पता है कि हर कोई आत्मा पोषण की गोली का फॉर्मूला प्राप्त करना चाहता है। सभी लोग कृपया धैर्य रखें। बकवास बंद करो और जल्दी से उस बूढ़े डॉक्टर को बाहर बुलाओ, शेन यून ने अधीरता से कहा। लेई हू ने शेन यून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने अधीर क्यों हो? अगर तुम अब और इंतजार नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाओ।